हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35, जो आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इतिहास का आपका चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ठीक है, एक यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष और एक बल्कान की समस्या या बल्कान राज्य जो थे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। अब ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद आया था ना, वो ये नहीं था कि किसी ने कोई क्रांति की थी या कोई ऐसे ही मतलब इधर उधर से कोई क्रांतियां हुई थी उनका इफेक्ट पड़ गया हो, नहीं। ये इन्होंने एक लंबा प्रोसेस चलाया था खुद, और उसी के कारण इनके जो ब्रिटेन था उसके अंदर जो है वो राष्ट्रवाद आया था। दूसरा पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले का मतलब क्या होता है, 1600 ईस्वी के अंदर जब हम बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में आती है हमारी 1700 वाली, ठीक है, 1701, 1702, 1780 ये वाली 18वीं शताब्दी से पूर्व पहले। ठीक है, तो ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। एंग्लो राष्ट्र ने अपनी शक्ति का विस्तार के साथ साथ राष्ट्र एवं द्वीपों के समूह का विस्तार आरंभ कर दिया। एंग्लो राज्य का मतलब क्या होता है, एंग्लो, ठीक है, एंग्लो वर्ड लगता है ब्रिटेन के जो लोग होते हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं ना कि एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मतलब मदर मान लो अगर ब्रिटेन से और फादर इंडिया से है, तो ऐसे कुछ एंग्लो इंडियन वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो एंग्लो राष्ट्र कौन था कि जो एंग्लो राष्ट्र जो थे उन्होंने अपनी शक्ति के साथ साथ जो राष्ट्र और द्वीप समूह थे उनका विस्तार भी आरंभ कर दिया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। अब 1688 में क्या हुआ, संसद जो था वहाँ की पार्लियामेंट जो थी उसने राजतंत्र मोनार्की जो होता है, ठीक है, उनसे राजा वाला जो काम था, राजशाही जो चीज़ें थी उनसे क्या ले लिया था, शक्तियों को ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, यूके जिसको आप बोलते हो। तो 1707 के अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला के क्या बनाया गया, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब 1707 में तो क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, और 1798 में असफल विद्रोह के कारण 1801 में जो आयरलैंड था उसको भी क्या किया था, उन्होंने जबरदस्ती धक्के से ब्रिटेन के अंदर यानी कि यूके के अंदर शामिल कर लिया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। नए ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह होते थे, जैसे उनके जो नेशनल फ्लैग वगैरह पे या उनकी शक्तियों को जो दर्शाने वाले जो साइंस थे उनको भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया। तो ये बात होगी बच्चे ब्रिटेन की। अब बात करते हैं यूनान की। अब यूनान में क्या हुआ था, आपने एक क्रांति पढ़ी थी हमने 1789 की, 1799 ईस्वी की जो क्रांति थी, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसके बाद यूनान के जो लोग थे ना उनके अंदर भी जो देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की भावना थी ना, या स्वतंत्रता की जो भावना थी वो जागनी शुरू हो गई, यानी कि वो घर करना उनके मन के अंदर शुरू हो गया। वो सोचने लगे कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। प्रज्वलित करने का मतलब शुरू कर देना, एक मतलब वो होता है ना कि चिंगारी को हवा दे देना, तो वो चिंगारी थी उसको हवा दे दी थी फ्रांसीसी क्रांति ने। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। अब यूनान के जो लोग थे उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आ गई, उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और उनका साथ किन्होंने दिया था, जो निर्वासन में थे, यानी कि जिनको देश निकाला दे दिया गया था वो यूनानी, प्लस उनके साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी उनको समर्थन मिला। उसके बाद देखो, विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे यूनान की जो स्वतंत्रता संघर्ष था ना, उसका सबसे अच्छा जो चीज़ थी वो ये थी कि उसके अंदर जो उनके कवि और कलाकार थे ना, उन्होंने भी अपनी जो भूमिका थी वो अच्छे से निभाई थी। जैसे राष्ट्रीय गीत वगैरह लिखना, लोगों को प्रेरित करने के लिए चीज़ें लिखना, और महत्वपूर्ण चीज़ें जो लिखी थी उन्होंने। उन्हीं में से एक कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन।
उन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारा पैसा भी इकट्ठा किया था ताकि युद्ध में वो लगा सके। उसके बाद में वो थोड़े टाइम बाद में उन्होंने अपनी आवश्यकता महसूस की कि मुझे भी युद्ध करना चाहिए, तो वो युद्ध लड़ने के लिए भी गए और 1824 में बुखार से उनकी जो मृत्यु है वो हो गई। 1832 में कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। 1824 में उनकी डेथ हुई थी और 1832 में जो यूनान है वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। अब यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना कहाँ से आई? फ्रांसीसी क्रांति से आई थी। ठीक है, अब बल्कान की बात कर लेते हैं। बल्कान जो थे भौगोलिक और नरजातीय रूप से विभिन्नताओं का देश था। भौगोलिक मतलब जो प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे जो भारत है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो भौगोलिक स्थिति होती है, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे बारिश आती है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ है। तो वैसे भी काफ़ी सारी विभिन्नता पाई जाती थी और नर जातियाँ यानी कि अलग अलग जातियों के लोग भी जो है वो भी पाए जाते थे, जैसे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्नताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, आजकल के बल्कान के अंदर कौन कौन आता था? आज का रोमानिया, बल्गेरिया, इसको तो नहीं भूलोगे, बल्गेरिया खतरों के खिलाड़ी जहाँ पे हुआ था, ठीक है, देखा होगा आपने। अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, साइबेरिया आदि शामिल थे। ठीक है, और कोई याद ना रहे आपको, बल्गेरिया तो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। इसके अंदर बल्कान राज्यों के अंदर जो लोग रहते थे उनको क्या कहते थे? स्लाव कहते थे। ठीक है, बल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये यूनान भी तो ओटोमन के साम्राज्य के नियंत्रण में था और बल्कान भी जो था वो भी ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बल्कान राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। अब क्या हुआ था, यूनान में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण रूमानी राष्ट्रवाद था वो फैलना शुरू हो चुका था, जिसके कारण क्या था, ओटोमन का जो साम्राज्य था उसका विघटन जो है वो होना शुरू हो गया था। विस्फोटक होने का मतलब पूरी एक्सप्लोसिव हो चुकी थी, भाई कभी भी फट सकता है वो। ठीक है, एक के बाद जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी जो बल्कान राज्यों में आती थी, उन्होंने अपने आप को उसके चंगुल से, किसके चंगुल से? ओटोमन के चंगुल से निकाल कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब क्या किया, ओटोमन ने पूछा भी क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने, भाई आप ऐसे कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने बोल दिया कि अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। उन्होंने अपना बता दिया कि हम ऐसे ऐसे लोग हैं और हम ऐसे लोग अलग रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी जातियां पाई जाती थी ना, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी विशेषताएं ये हैं और हम अपनी जातियों के हिसाब से या कैसे भी हम ऐसे रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बल्कान क्षेत्र के गहरे टकराव के क्षेत्र बन गए। हर एक बल्कान प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। ये होता है ना कि जब अंदरूनी हालात क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो बाहर वाले भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब बल्कान के अंदरूनी इलाकों के अंदर युद्ध शुरू हो गया ना, तो यूरोप की 3 बड़ी शक्तियां जो मानी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है, हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। उन्होंने भी क्या किया, वो भी चाहते थे कि हम बल्कान के ऊपर कब्जा कर लें। ठीक है, उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का ट्राई किया। के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी, जिसने यह समस्या गहराती चली गई और जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए और जिसके परिणामित प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो बल्कान ने क्या करवा दिया, पहला विश्व युद्ध करवा दिया, क्योंकि बल्कान में क्या थे, अलग अलग भौगोलिक स्थिति से काफ़ी सारी विभिन्नता पाई जाती थी और हर एक विभिन्नता के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उनके अंदर रूमानी राष्ट्रवाद आ गया। उन्होंने अपनी जो प्रजाति थी, अपनी जो जाति थी, उसको अलग अलग करना शुरू कर दिया और हर एक चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा जगह हो, दूसरा चाहता था मेरे पास ज़्यादा जगह हो, तो वो घर के अंदर ही लड़ने शुरू हो गए। और जब घर के अंदर लड़ना शुरू हो जाए ना, अपने घर के अंदर एक आधा मतलब जब घर ही खोखला हो जाता है ना, तब बाहर वाले जो है वो अटैक करना शुरू करते हैं और यही यूरोपीय शक्तियों ने भी किया था। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि आप कवि लॉर्ड बोरियन की जगह पर होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते? इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में यूनान की स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड बोरियन नाम के एक अंग्रेज कवि ने संघर्ष में न केवल धन इकट्ठा किया बल्कि युद्ध लड़ने भी गए। अगर मैं कभी नहीं आएगा बच्चे, कवि आएगा। अगर मैं कवि की जगह पर होता तो
उन्हीं की तरह तन मन धन से अपने राष्ट्र की सेवा करता, और उन्होंने जिस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार किया था वह एक सराहनीय कदम था। मतलब अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता, ये नहीं देखता कि मैं पोइट हूँ तो मैं ना जाऊँ, ये सेना का काम है, मैं भी करता ये चीज़, ठीक है। तो ये कभी नहीं है, यहाँ पे कवि कर लेना बच्चे, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, कवि कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तो ब्रिटेन में क्या क्या हुआ था? पहला तो पहले नरजातीय पहचान, राष्ट्रों की अहमियत और सत्ता में वृद्धि, 1688 में राजतंत्र के से संसद की ताकत छीने जाना, 1707 में किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था। उसके बाद में स्कॉटलैंड का प्रभुत्व 1801 में जो बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था आयरलैंड को, नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, एंग्ल संस्कृति का दबदबा और राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्र झंडा में राष्ट्रगान को बढ़ावा देना, यानी कि पुराने राष्ट्र सहयोगी रूप में। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी, ये कुछ स्टेप्स थे जो हुए थे राष्ट्रवाद को लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में था बल्कान राज्यों की स्थिति के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो 1871 के बाद बल्कान के क्षेत्र में यूरोप राष्ट्रवादी तनाव बढ़ गया। बल्कान भौगोलिक और जातीय विविधताओं का एक क्षेत्र था। बल्कान का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह वह दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बल्कान में रोमांटिक राष्ट्रवाद या रूमानी भी लिख सकते हो इसको, बढ़ रही थी। इसीलिए यह क्षेत्र ऐसा था जैसे किसी बारूद के ढेर पर बैठा हो। पूरी 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसको लाभ नहीं हुआ। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक एक करके इससे अलग होते गए और अपनी आज़ादी घोषित करते गए। यूरोपीय शक्तियां रूस, जर्मनी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जो थी, इस शक्ति का लक्ष्य था कि किसी तरह से बल्कान पर नियंत्रण किया जाए, ठीक है। फिर अन्य क्षेत्रों पर इसके कारण कई लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद में परिस्थिति इतनी खराब होगी कि प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1789 के पश्चात राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बल्कान राज्यों की स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद यानी कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित की। बल्कान राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद फैलने लगा और धीरे धीरे ओटोमन के अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताओं के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, ठीक है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, आप इसको देख लें यहाँ से। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ 3rd क्वेश्चन एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 2nd एंड लास्ट इज 1st क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।